हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अमित इश्यूज इन केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन थ्योरी। अब इसमें ना जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वैसे तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बड़ा कम है, ठीक है, बट इसमें अगर आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं दे आर वेरी सिंपल, आई मस्ट से, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें थोड़ा सा मतलब टेढ़ा सा न्यूमेरिकल आए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो इसमें हम अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बट अभी मेरा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट, ठीक है। तो इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो PYQs है, NCERT है, क्वेश्चंस है, उससे अपने कॉन्सेप्ट को और आगे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने कॉन्सेप्ट को आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मॉलिक्यूलैरिटी की। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंपल रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है जो सिंगल स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में ऐसे, ठीक है, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। जो कोलाइड हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली उनकी कोलिजन हो, दोनों एक साथ ऐसे आके कोलाइड करें सो दैट कि आपकी केमिकल रिएक्शन एक आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। इसकी अगर रिएक्शन, इसको अगर डिकम्पोज कराए तो क्या बनेगा? N2H2O। अगर इसमें आप देखें, इसमें कितने रिएक्टेंट स्पीसीज है? एक रिएक्टेंट है, तो इसको क्या कहेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहेंगे। अगर ऐसी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI विच गिव्स यू H2 and I2, ठीक है। तो अब आपके पास रिएक्टेंट कितने हैं? 2 हैं, तो आप लिखेंगे ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है। अगर 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है यहाँ पे, जैसे दो और एक, टोटल कितनी होगी? 3 रिएक्टिंग स्पीसीज होगी। तो 3 रिएक्टिंग स्पीसीज अगर होगी तो ये आपकी हो जाएगी ट्राई मॉलिक्यूलर। तो यूनिमॉलिक्यूलर ज़्यादातर आपकी होती है, ठीक है। देन बाई मॉलिक्यूलर आपकी ये भी होती है, ठीक है। पर ट्राई मॉलिक्यूलर जो है ये आपकी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि तीन स्पीसीज आपकी आके कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। तो वो भी साइमल्टेनियसली उनकी कोलिजन हो रही है, ठीक है। तो वो 2-3 पॉइंट कुछ याद रखेंगे। ये तो आप एक सबसे पहले तो है ये मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस में होती है, ठीक है। फिर ये ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ये नॉन इंटीजर नहीं हो सकती। फिर ये जो है कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो? उसमें जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, उसमें जो आपका स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि ये मॉलिक्यूलैरिटी है एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी सिंगल सिंगल स्टेप के लिए ये है ना। तो जो आपके स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी दैट विल गिव यू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल से डेरिवेशंस है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू माइनस dr/dt इज इक्वल टू KR⁻�0, ठीक है। तो अगर R की पावर 0 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। बस आपने dt को इधर लेके गए तो क्या आ गया? dr, माइनस को भी इधर ले गए तो dr इज इक्वल टू माइनस KDT, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस I, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0, जीरो इनिशियल स्टेट में आपके पास जो R है किसके इक्वल होगा? R0 के इक्वल होगा। तो अगर इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो ये वाली तो आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि t 0 है। तो I किसके इक्वल आ जाएगा? R0 के। बस इसी को आपने इसमें पुट कर देना है, बस आपके पास क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ठीक है। इसको आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो आपके पास क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ R का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो उसमें जो मेरे पास इंटरसेप्ट है C है वो क्या आ रहा है? R0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और जो मेरी स्लोप है, स्लोप कितनी आ रही है? माइनस के, यानी माइनस के का मतलब क्या है? नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। आपका ग्राफ क्या होएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और जिसकी स्लोप क्या होगी? नेगेटिव स्लोप होगी, ठीक है। नेगेटिव यानी नीचे की तरफ आएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो इससे आपकी एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगी? R0 माइनस R अपॉन T, ठीक है जी।
नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी इसमें भी। आपने बस इसमें फ़र्क क्या करना है, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर की पावर 1 लिख देना। अब 0 की जगह 1 लिख देना। तो अब बस कुछ नहीं करना, सेम जो अपनी टर्म्स है उसको एक साइड में ले जाओ, ठीक है। तो आर को यहाँ ले गए, डी टी को आप इस साइड पे ले गए, ठीक है। माइनस डी टी को आप इस साइड पे ले गए, इसको इंटीग्रेशन कर दी। तो डी आर बाई आर की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग आर, ठीक है, माइनस के टी प्लस आई। अब देखो सेम कहानी, टी इज इक्वल टू 0 पे आप इसको ये वैल्यू सारी 0 आ जाएगी। आर आपके पास जो है आर आर नॉट की इक्वल होगा, तो आपके पास आई किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन आर नॉट, ठीक है, एल एन आर नॉट के इक्वल आ जाएगा। बस इसी को आपने सेकेंड में पुट कर देना, तो आपके पास क्या बन जाएगी, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, ठीक है। वेर एल एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर आप देखें, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो। आपकी वाई एक्सिस पे मैंने रख दिया नेचुरल लॉग आर, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ठीक है। तो आपका जो इंटरसेप्टर दैट इज नेचुरल लॉग आर नॉट, एंड जो आपकी जो स्लोप है दैट इज माइनस के, ठीक है। सिमिलर सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहो कि सर ये नेचुरल लॉग की बजाय आप लॉग बेस 10 को ले लो, ठीक है, ठीक है, तो हम वो भी कर लेते हैं। ये आपकी मैंने के की वैल्यू निकाल ली इससे, ठीक है। और के को अगर मैंने लिखना है नेचुरल लॉग से मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लॉग बेस 10, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ग्राफ पुट करूँ, लॉग आर नॉट बाई आर, इसको अगर मैं वाई पुट कर लूँ, ठीक है, और टाइम को मैं ले लूँ एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसको दोबारा से जैसे ये ऐसे यार ना इसी फॉर्म में अगर इसे मैं रीअरेंज करूँ, ठीक है, तो आपके पास जो ये ग्राफ आएगा ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, पर इसमें आप स्लोप क्या होगी, के अपॉन 2.303, के अपॉन 2.303। बस इसी फॉर्म में इसको अरेंज कर लो, तो आपके पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, ऐसा टाइम जिसमें आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट की ओरिजिनल कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होके हाफ होगी, 1/2 होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, देखो बस वो इक्वेशन आपने पुट कर देनी है, के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ठीक है। अब आपने टी हाफ लेना है, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट बाई टू, बस पुट कर दो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू अपॉन के, बस ये वैल्यू फिल कर दो। एक में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा, तो आर नॉट बाई टू के आपका आ जाएगा टी हाफ की वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा आपके पास, बस यही आपने काम कर रहा है, सेम इसमें पुट कर दो, टी हाफ इक्वल टू 2.303 पॉन के लॉग आर नॉट बाई टू, ये आर नॉट बाई टू लिख दिया आर की जगह, ठीक है। तो आर नॉट से आर नॉट कट हो जाएगा, टू ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, लॉग टू होता है 0.3010, ठीक है। अब इसी को आपने सॉल्व करना है, तो टी हाफ किसके इक्वल आ जाएगा 0.693 अपॉन के। अब ध्यान रखना है इसमें जो ज़ीरो ऑर्डर है इसमें आपकी हाफ लाइफ है वो तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एट ऑल, ना इनिशियल पे ना फाइनल पे, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यानी फॉल्स, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं बट बिहेव करती हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड कंडीशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं आई एक्चुअली, बट ऐसे लगता है कि आपको कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे आपने एस्टर लिया कोई, उसके आपने हाइड्रोलिसिस करा दी, यानी H2O होगी एक्सेस में, ठीक है। आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन जाएगी इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो रेट आप लिखोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पर क्योंकि आपको पता है आपने वाटर एक्सेस में लिया, तो वाटर की एक्सेस में कंसंट्रेशन होने की वजह से आप इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि उसमें
थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करने में भी वाटर की कंसंट्रेशन पे रेट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, आपके पास कोई अगर सागर है, सागर में 1 चम्मच पानी निकाल लें या 1 चम्मच पानी डाल दें, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। तो अगर आपने पानी एक्सेस में लिया हुआ तो उससे रेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तो आपको यहाँ से लगनी तो चाहिए कि ओवरऑल ऑर्डर ये 1 है, ये 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर आपकी होनी चाहिए थी सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। बट एक्चुअली में आपकी एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो आपको मिला कि भाई इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करती, ये फर्स्ट ऑर्डर मिली रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, ठीक है, बट क्योंकि उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस इज़ नॉट फर्स्ट ऑर्डर, बट अब आपने क्या किया है, वाटर आप एक्सेस में अगर ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने कंडीशन ऐसी कर दी कि आपकी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगी, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपका टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है भाई? देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, अगर उसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रेट कांस्टेंट जो है ना, रेट कांस्टेंट वो अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस हो जाता है। रेट कांस्टेंट आपका अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए आपके पास एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन, जो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ये है आपकी अर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पे ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, आर है आपका गैस कांस्टेंट, टी है आपका टेम्परेचर, और जो ए है, ए इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसके दूसरा नाम भी है अर्हेनियस फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे ये कैसे कैसे मॉडिफाई होगा, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी तभी होगी भाई, ये चीज़ याद रखना। अर्हेनियस इक्वेशन में एक बात बहुत स्पष्ट से उन्होंने कही कि आपके पास रिएक्शन तभी होगी जब अगर आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें विद ईच अदर, ठीक है। आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए विद ईच अदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्राफ में भी कि यहाँ पे अगर आप देखो, नॉर्मल आपकी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। नॉर्मली आपकी कंडीशन कुछ ऐसे चल रही थी, कुछ ऐसे चल रही थी, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एरिया, ठीक है, इससे आगे आपके पास इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो आपके पास पहले रिएक्ट कर रहे थे एट नॉर्मल जो भी आपने टेम्परेचर लिया था। अब आपने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी आपको क्या होगा, देखो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले आपके पास इतने थे, इतने, ठीक है, पहले आपके पास इतने थे, ठीक है। तो इस इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपके टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहे थे, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ गया अब, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके ना बढ़ गए और कुछ इस तरह से, यानी आप इतने फ्रैक्शन से अब आपके पास मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्रॉस कर जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज होती है, तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से वो एक्टिवेशन एनर्जी को आराम से क्रॉस कर देते हैं, जिस वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको रिएक्ट करके कोलिशन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, 10 डिग्री राइज करने से। तो अर्हेनियस थ्योरी क्या बात करती है भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी तो कॉलिजन होनी चाहिए, और जब ये इनकी कॉलिजन होती है इनसे आपके पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हो, एंड दैट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। उसके बाद वो ब्रेकअप होके उसका वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। ये जब आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, आपके पास ऐसे इंटरमीडिएट बनता है। अभी डॉटेड बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड, इसमें नए बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। ये पुराने बॉन्ड जो हैं ये टूट रहे हैं, और ये जो आपके पास ऊपर वाले बॉन्ड है ये आपके पास नए बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली इनका ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास नए बॉन्ड जो है फॉर्म होके प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट है दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। तो जो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए इसको आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। देखो अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि आपकी हीट रिलीज होगी,
तो आप देख सकते हो आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है एंड प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से लेके यहाँ तक अगर ये मान लो यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे आपका बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम एनर्जी वाला जो कॉम्प्लेक्स हो, मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पॉइंट होगा उस पर क्या बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से जब आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बनेगा तो ये अब रिएक्टेंट से लोअर एनर्जी में बनेगा, ठीक है। ये जो आपका इंथैल्पी है ये आपका डेल्टा एच है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी अब रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होने से वजह से ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं, ठीक है, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा आपके पास कि अब जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना, उसकी एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, कितनी, इतनी बैरियर से, ठीक है। तो इतनी उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, इतनी बैरियर से उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक में आपके पास, अच्छा एक और चीज़ याद रखना, 10 डिग्री राइज करने से टेम्परेचर आपका जो रेट डबल के अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है ना, तो दैट इज़ इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। बट अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं, भाई वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको आप और हीट दोगे तो उससे रेट आपका कम ही होगा, ठीक है। आग में आग लगाओगे तो नुकसान ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है 10 डिग्री राइज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशन ही आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन थी। अगर आप देखो, आप इसको ऐसा तो आप यूज़ करोगे नहीं, आप क्या करोगे, नेचुरल लॉग ले लो ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो इसको बस रीअरेंज करके लिख दिया, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ए। इसका अगर आप प्लॉट बनाओ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, एक्स पे आप ले रहे हो 1 बाय टेम्परेचर, ठीक है, वाई पे ले रहे हो एल एन के, तो एम क्या आएगा आपके पास, माइनस ई ए बाई आर, स्लोप क्या आ रही है आपके पास, माइनस ई ए बाई आर, और इंटरसेप्ट क्या आ रहा है आपका, नेचुरल लॉग ई। और अगर आपने इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो बस यहाँ पे 2.303 आप लगा दो, तो आपके पास आ जाएगी लॉग बेस 10 में आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास K1 K2, अब अगर आपके मान लो आपके दो टेम्परेचर है T1 एंड T2, ठीक है, उस पर रेट कॉन्स्टेंट अगर एक T1 पे है K1 एंड T2 पे है K2, तो आपके पास ये इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है जी। ऐसे आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, देखो भाई, कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव पाथवे कैसे प्रोवाइड करता है, बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। होता क्या है आपके पास, मान लो ये थी पहली रिएक्शन आपकी, ठीक है, ऐसे बन रही थी, ऐसे रिएक्शन हो रही थी आपकी। अगर आपने अब कैटलिस्ट डाल दिया, जो आपके डॉटेड लाइन वाला है ना, डॉटेड लाइन वाला, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वाला जो है, ठीक है, इससे आपका क्या हुआ, पहले आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो अब ये कम होगी ना एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो गया तो आपके पास प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। ज़्यादा जल्दी बनेगा तो आपके पास जो रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कैटलिस्ट में ना ये आपका गिब्स एनर्जी को ये ऑल्टर नहीं करता, ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी को ऑल्टर नहीं करता, यानी कि इसमें जो इसकी कैटालिसिस होगी, कैटालिसिस सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटालिसिस नहीं होती। ये नहीं कि नॉन स्पॉन्टेनियस को भी स्पॉन्टेनियस बना देगा, नहीं, कैटालिस्ट सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पे काम करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जो रिएक्शंस हो रही हैं उसको और तेज कर सकते हो, ठीक है, पर जो रिएक्शन नहीं हो रही है ना, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसको आप तेज नहीं कर सकते हो, नॉन स्पॉन्टेनियस में ये काम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका जो कैटलिस्ट है ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता, ठीक है। इक्विलिब्रियम जैसे बन रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम बन रहा है वैसे ही बनेगा, बस इक्विलिब्रियम स्टेट जो आपकी आ रही ना, इक्विलिब्रियम अचीवमेंट जो है वो फास्ट हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ा रहेगा, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बड़ा ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपकी कोलिजन थ्योरी क्या कहती है भाई, जो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो उसको पहले तो ये अज्यूम करती है कि हार्ड सफ़ेयर है, ठीक है, हार्ड सफ़ेयर की तरह एक मान के चलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और कहते हैं कि भाई रिएक्शन आपकी होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन्स, ठीक है। तो उस वजह से रेट की जो मॉडिफाइड इक्वेशन थी बेस्ड फ्रॉम आर्हीनियस इक्वेशन, उसको कैसे लिखा गया, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाई आर टी, वेयर जेड ए बी, ए और बी अगर आपके मैं दो मॉलिक्यूल मान लूँ, ठीक है, और उसको मैं हार्ड से फिर मानूँ, तो जेड ए बी क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी थी ना, ए, है ना, सेम चीज़। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, कि रिएक्टेंट के यूनिट वॉल्यूम में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं एक सेकंड में, ठीक है जी। तो ये एक फॉर्म, ये अब कुछ कुछ फॉर्मूले और कहानी जो आपने थोड़ी सी याद रखनी है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है, इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड करे विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करें, इसको आप क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और आप कहोगे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे आपका केमिकल चेंज कुछ हो। यानी अभी आपने देखा था ना, ये पीछे आपने ग्राफ देखा था लाइक दिस, ठीक है, इतनी कुछ कुछ तो एनर्जी आपकी रिएक्टेंट्स की भी है, जीरो तो नहीं है, कुछ तो एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है, कुछ एनर्जी रिएक्टेंट्स की और कुछ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचने के लिए एनर्जी, कुछ एनर्जी आपकी रिएक्टेंट्स की और कुछ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुँचने के लिए एनर्जी। तो ये टोटल जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी इसको आप बोलते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ई नॉड, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने शायद पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन में कहते हैं भाई सिर्फ एनर्जी नहीं इंपॉर्टेंट, इसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए, यानी आपके जो मॉलिक्यूल्स हो उनकी प्रॉपर एक ओरिएंटेशन भी हो स्पेस में, उस स्पेस में एक तरह से वो एक तरह से ओरिएंट भी हो, इस तरह से अलाइंड हो कि वो कोलिजन अच्छे से हो। ये नहीं कोलिजन ऐसे, अगर ऐसे होगी तो ठीक है, मान लो अगर ऐसे कोलिजन होगी तो ठीक है, अगर ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी, तो ये कोलिजन्स आपकी केमिकल चेंज नहीं लेके आएंगे। कोलिजन के लिए ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है अब ये आपके पास है ब्रोमोमीथेन में आपने क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हो, OH के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो, अगर तो इनकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है, यानी कि अगर सामने से मैं अटैक कर रहा हूँ, सामने से अटैक कर रहा हूँ, ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर मैं पीछे से अटैक कराऊँ, ठीक है, पीछे से अटैक कराऊँ, तो अब यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आराम से नेगेटिव चार्ज पीछे से एंटर कर सकता है, ठीक है। इस वजह से आपके पास रिएक्शन होगी, यानी कि ओरिएंटेशन कैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स ओरिएंट है, अगर सामने से हो गया तो सामने तो भाई ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्यों आएंगे आपस में, ठीक है, रिपेल करेंगे। पर अगर पीछे से आएगा तो पीछे से आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो आराम से कहेगा भाई आजा आजा आजा, ठीक है। तो यहाँ पे रेट आपका किस पे डिपेंड करेगा, एक इसमें जो आपने इक्वेशन लिखी ये वाली, इसमें एक और फैक्टर ऐड हो जाएगा जिसको बोलते हैं पी मींस प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर। तो ये आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपके पास कौन सा मैकेनिज्म था, आपने पढ़ा हुआ है ये हैलोल्केन्स एंड हैलोरीन्स में भी, ठीक है, ये कौन सा मैकेनिज्म था मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। अब एक दो काम आपने करने हैं, कि एक काम है आपका भाई कि जो आपके ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसको आप प्लीज़ एनसीईआरटी में ढूंढें, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। आप फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर की जो आपकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और अगर सेकंड ऑर्डर की भी, मतलब जितनी आपके पास ये ऑर्डर की एग्जांपल्स है उसको आपने याद करना है, ठीक है, और उसको आपने एज अ होमवर्क आपने इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा इसके जो न्यूमेरिकल्स है, इसके PYQs है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, क्योंकि देखो ये सारी थ्योरी का काम था, ठीक है, थ्योरी का काम था, तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, बड़े कम इसमें फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो न्यूमेरिकल्स आप आराम से कर लोगे, ठीक है।
तो इसी के साथ ये चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद नेक्स्ट पोर्शन। तो यहाँ पर हमारा एक और ख़ास चीज़, यहाँ पे हमारी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है वो भी होती है समाप्त, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री भी समाप्त होती है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ D&F ब्लॉक, एंड देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आपका फिर ये क्रैश कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।